हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये जो वर्कशीट है उसमें हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 3 हिस्ट्री का, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी ऑलरेडी हम वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उस वर्कशीट में हमने देखा था कि 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो बच्चों स्टार्ट हो चुका था। 1917 में जो अमेरिका है वो जो है वर्ल्ड वॉर में कूद गया था और 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला था। अब देखिए उस समय क्या हुआ कि जो जर्मनी का गुट था वो जो है हार चुका था, ठीक है। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या सिचुएशन रही। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए बच्चों क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। द इन्फेंट वेमार रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। अब देखिए जो युद्ध का हर्जाना लगा, देखिए जो अमेरिका था उसने जो है जर्मनी के ऊपर क्या लगा दिया, जर्मनी के ऊपर हर्जाना लगा दिया, ठीक है, कि भाई आपकी वजह से जो है इतने ज़्यादा नुकसान हुआ, इतने ज़्यादा लोग मारे गए, तो इसका हर्जाना भी अब आपको ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो युद्ध का हर्जाना है वो जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया। और हुआ क्या था कि जब जर्मनी हारा था तो उस चीज़ को, एक होता है ना कि नेशनल जो ह्यूमिलिएशन हुई, राष्ट्रीय स्तर पर जो अपमान हुआ, उसके बाद जो राजा था तानाशाह वहाँ पे ख़त्म हो गया और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई, जिसको क्या कहा गया, जिसको वेमार रिपब्लिक कहा गया, ठीक है। अब देखिए जो वेमार रिपब्लिक था उसने जो है ये जो ट्रीटी थी एक तरह से कि भाई हर्जाना लगाया जाएगा, जो भी कंडीशन रही थी वो उस पे जो है उन्होंने साइन किए थे, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर लोग जो हैं, जो वेमार रिपब्लिक के लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। दे कैरीड द बर्डन ऑफ war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation। तो एक तो राष्ट्रीय अपमान और उससे उसके ऊपर फिर जो है उनके ऊपर हर्जाना लगाया गया, ठीक है। तो कंपनसेशन जो उनको देनी थी, इससे जो जर्मनी था वो पूरी तरह से अपंग हो चुका था। नाउ सपोर्टर्स ऑफ द वेमार रिपब्लिक वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल। अब ये सारी घटना जो है ये नवंबर में हुई थी, तो इसीलिए जो वेमार रिपब्लिक से जुड़े लोग थे, जो सरकार थी, उसको जो है नवंबर के क्रिमिनल कहकर बुलाया जाने लगा, ठीक है। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s। ना इससे जो है बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि मेजर इम्पैक्ट हुआ। एंड न्यू सोल्जर्स वर गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सिटीजन। अब जो सोल्जर थे उनकी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो वैल्यू बढ़ गई जर्मनी में नॉर्मल सिटीज़न के कंपैरिजन में। ये कहा जाने लगा कि अगर ये सैनिक जो हैं, अगर ये बहुत ही आप कह सकते हो वायलेंट होंगे, बहुत ही इनकी जो है बहुत फिट होंगे, तो देश जो है वो युद्ध जीत सकता है। पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिस्ट लेड स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। जो पॉलिटिशियन थे और वो जो प्रचार करते थे इस बात पे जोर देने लगे कि जो पुरुष हैं उनका बहुत ही ज़्यादा वायलेंट, ताकतवर जो है ये सारे गुण उनके अंदर होने चाहिए। नाउ एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर, लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड। यानी आक्रामक जो एक तरह से फौजियों का प्रचार है, वो राष्ट्रीय सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उनके सामने बाकी जो सारी चीज़ें थी वो एक तरह से पीछे छूट गई, ठीक है। यानी जो नेशन ऑनर है, जो राष्ट्र को सम्मान बहुत ज़्यादा दिया जाने लगा, इस तरह की चीज़ें जो है होने लगी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन जर्मनी। नाउ देयर इज़ राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़। न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ वो उनका जो है राइज हुआ। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन, तो उस टाइम रशियन रेवोल्यूशन जो है मेन था, तो वहाँ से लोग इंस्पायर हुए। सोवियत ऑफ वर्कर एंड सेलर वर एस्टेब्लिश इन मैनी सिटीज़ ऑफ जर्मनी। तो जो है
जो सोवियत वर्कर थे, सेलर थे, जो नाविक थे, वो सब अलग अलग अपनी सोवियतें बनाने लगे। सोशलिस्ट, डेमोक्रेट एंड कैथोलिक ट्राई टू चेंज द पॉलिटिकल सेटअप इन वाइमर रिपब्लिक। तो जर्मनी में देखिए सोशलिस्ट थे जो अमीर गरीब का भेदभाव खत्म करना चाहते थे, डेमोक्रेट्स थे और कैथोलिक थे, सारे ही मिलकर वाइमर जो रिपब्लिक था उसको एक तरह से चेंज करना चाहते थे। नाउ स्पार्टसिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ठीक है, अब जो वहाँ पे गुट था स्पार्टकिस्ट, उन्होंने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाल दी। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and couldn't make common cause against हिटलर। और उस समय जो कम्युनिस्ट थे और सोशलिस्ट थे, ये दोनों जो है हिटलर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाए थे। ये हालांकि दोनों क्यों थे, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन हो गए। ठीक है, बोथ द रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। और जो रेवोल्यूशनरीज थे यानी जो क्रांतिकारी थे एक तरह से, एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे जो उग्र राष्ट्रवादी थे, दोनों ही एक तरह से क्या चाहते थे, रेडिकल सॉल्यूशन चाहते थे, बहुत जल्दी जो है परिवर्तन चाहते थे। नेक्स्ट जो दौर आया जर्मनी में वो था इकोनॉमिक क्राइसिस का। जर्मनी हैड फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लार्जली ऑन लोन एंड हैड टू पे वॉर रिपेरेशंस इन गोल्ड। ठीक है, आप देखिए जो जर्मनी था उसने वर्ल्ड वॉर भी लोन के ऊपर लड़ा था, ठीक है, कर्ज लेकर लड़ा था, और फिर युद्ध के बाद भी उसको जो है हर्जाना देना पड़ा, कंपनसेशन करना पड़ा, और उसमें उसको अपने जो गोल्ड था वो देना पड़ा। ड्यू टू दिस डबल बर्डन इट्स गोल्ड रिजर्व डिप्लेटेड। अब इसी डबल बर्डन से उसका जो गोल्ड थे कि खजाना था वो भी कम होने लगा। अल्टीमेटली 1923 जर्मन रिफ्यूज टू रिपे वॉर इंडेमिटाइज एंड लोन। अब जर्मन ने जो है जो भी उसके ऊपर कर्ज दिया गया था, लगाया गया था, वो उसने रिपे करने से मना कर दिया। जर्मन गवर्नमेंट प्रिंटेड टू मच पेपर करेंसी विच इवेंचुअली लेड टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ जर्मन करेंसी मार्क। जर्मन गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा करेंसी अपनी जो है वो पेपर करेंसी वो छाप दी। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि जो उनकी करेंसी थी मार्क, उसका मूल्य बहुत ही तेज़ी से गिरने लगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि एक कंट्री के पास नोट छापने की मशीन है तो वो जो है अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा नोट छाप लेगी, ऐसा नहीं होता है। उससे क्या होता है, उस कंट्री की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। जैसे अगर हम बात करें, रुपया जो है वो $1 175 पॉइंट समथिंग जो है। ठीक है, अगर इंडिया बहुत ज़्यादा करेंसी छापेगा तो $1 की कीमत जो है बहुत ज़्यादा रुपीज़ हो जाएगी, जिससे हमारे देश को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, तो ये सारा जो है शेयर मार्केट का जो है चलता है। उसके बाद देखिए, बाय दिसंबर 1923 द वैल्यू ऑफ $1 बिकम इक्विवेलेंट ऑफ ऑलमोस्ट 100 मिलियन मार्क। 1923 में $1 की कीमत आप सोच सकते हो 100 मिलियन मार्क जो है हो चुकी थी। ठीक है, यानी एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी मार्क की वैल्यू। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जैसे ही उसकी वैल्यू खत्म हुई तो जो प्राइसेस थी, महंगाई थी, वो आसमान छूने लगी। दिस क्राइसिस केम टू नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, और ये इसको क्या कहा गया, हाइपर इन्फ्लेशन। ए सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई। जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवेंट एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डाउस प्लान। ठीक है, अब देखिए डाउस प्लान जो है इसके तहत जो अमेरिका था उसने इंटरफेयर किया, विच रीवर्क द टर्म ऑफ रिपेरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मनी। तो उसने डाउस प्लान के थ्रू एक योजना बनाई कि किस तरह से जर्मनी को आर्थिक संकट जो है उससे निकाला जाए, और उसने जो शर्तें थी उनको दोबारा से तय किया। ठीक है, यानी उसका कुछ कर्ज जो है वो कम कर दिया था। द इकोनॉमिक रिकवरी इन जर्मनी वॉज टोटली डिपेंड ऑन द लोन टेकन फ्रॉम अमेरिका। अब जो इकोनॉमिक रिकवरी थी जर्मनी में वो टोटली जो है अमेरिका से जो लोन मिलता था उसके ऊपर डिपेंड थी। उसके बदले अमेरिका को जर्मनी को बहुत सारी अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो देने पड़ते थे। दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर मार्केट क्रैश इन 1929। 1929 में जो है क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट जो एक्सचेंज है यानी शेयर मार्केट वो क्रैश हो गया। इससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा, एंड द जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट बाय दिस इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929-1932। इससे जो जर्मन इकोनॉमी है वो जो है एक तरह से पूरी तरह से आप कह सकते हो कि जो जर्मनी को अमेरिका से मदद मिल रही थी वो भी रातों रात एक तरह से बंद हो गई। और ये जो 1929 से 1932 का जो मंदी का दौर था, इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर।
देयर वॉज अनएम्प्लॉयमेंट, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड टोटल डिस्पेयर एवरीवेयर। बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, चारों तरफ जो है बहुत ही ज़्यादा हताश हो गए लोग। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म विच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन। लोग जो पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म थी उसमें पूरा विश्वास खो चुके थे, यानी डेमोक्रेटिज्म जो था उनको एक तरह से वो बेकार लगने लगा। उनको लग रहा था कि जो तानाशाही था, राजसी जो था वही अच्छा था। देयर वॉज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड लीडरशिप वैक्यूम इन द एंटायर कंट्री। तो पूरा कंट्री जो है इंस्टेबिलिटी हो गई, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, इस तरह का माहौल जो है वो हो चुका था। अब आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी। जर्मनी के ऊपर जो है क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। सो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस अरोज इन जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस राइज हो गया। द लॉस ऑफ कॉलोनाइजेशन डिस्ट्रॉय इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ठीक है, जो कॉलोनाइजेशन था उससे जो इंडस्ट्री ट्रेड वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। जो जर्मनी के अंडर जो कॉलोनाइजेशन यानी जो दूसरे पे कब्जा किया हुआ था जगह पे, वो सारे जो है वापस ले लिए गए थे। ठीक है, लैक ऑफ सोल्जर एंड वर्कम बिकम अनएम्प्लॉयड। नंबर 4 लिख देंगे, द इकोनॉमिक रिसेशन ऑफ 1929 हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन जर्मनी। तो जो ये मंदी का दौर था उससे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ वाइमर रिपब्लिक। तो क्या क्या उसके सामने चैलेंजेस थे। चैलेंजेस टू अनपॉपुलरिटी ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज, थर्ड है इन्फ्लेशन चैलेंज एंड फोर्थ है चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ इन जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, क्या कॉज रहे न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ डेवलप होने के जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, सेकेंड है जर्मनी वर्स्ट इकोनॉमिक सिचुएशन एंड थर्ड है फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये 3 रीजन मेन थे। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप्स ऑफ सोशल आइडियाज़ वर गिवन इम्पोर्टेंस इन जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो देखिए आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सोल्जर इन द सोसाइटी वर गिवन मोर रिस्पेक्ट देन ऑर्डनरी सिटीजन इन जर्मनी। जो सोल्जर्स थे उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाने लगा। सेकेंड, दिस टाइम देयर वॉज प्रोपेगेंडा दैट मैन शुड बी एग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग। अब ये प्रोपेगेंडा चारों तरफ था कि आदमी को जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए। थर्ड, इन द फेस ऑफ नेशनल ऑनर एंड एग्रेसिव मिलिट्री प्रोपेगेंडा एवरीथिंग एल्स बिकम सेकेंडरी। अब देखिए जो मिलिट्री प्रोपेगेंडा था, नेशनल ऑनर था, राष्ट्रीय सम्मान, उसके सामने जो है सब कुछ अब जो है सेकेंडरी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशंस इफ अ गवर्नमेंट विदाउट एनी कंट्रोल प्रिंट लैक ऑफ रुपीज़ एवरी ईयर। क्या हो अगर गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे नोट जो है वो छाप दे तो। ठीक है, हर एक साल। सो इफ़ अ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू प्रिंट लैक ऑफ रुपीज़ एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ द करेंसी फॉल। अगर ऐसा होगा तो करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। ठीक है, और वो देश के विकास के लिए एकदम आप कह सकते हो कि बहुत ही बुरा जो है प्रभाव पड़ेगा डेवलपमेंट के ऊपर। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।